जीएस में क्या करना है। जनरली बच्चे क्या होता है कि छत्तीसगढ़ को ही साल भर पढ़ते रह जाते हैं। इंडियन जीएस में छत्तीसगढ़ में एक पैटर्न बना हुआ है कि इतना कौन पढ़ेगा। इंडियन सेक्शन जो है आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, थोड़ा सा डेप्थ और थोड़ा सा विस्तार आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, पूरे जीएस में देखेंगे तो 8 खंड हैं। ठीक है ना, एक तो आपका हिस्ट्री है, दूसरा आपका जियोग्राफी है, तीसरा आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, चौथा आपका एनवायरनमेंट है, पांचवा आपका इकोनॉमी है, छठवां आपका आर्ट एंड कल्चर है, सातवां जो है कि साइंस है, और एक और मान 8वां करेंट को भी ले लेते। तो ये 8 खंड हमारे जीएस में हैं। ठीक है, हमको एनी हाउ ये प्रयास करना है कि 50 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन हमको निकालना ही निकालना। ठीक है, इसमें ये भी सत्य है कि हम 8 सेक्शन को बहुत विस्तार से, बहुत गहराई से नहीं कर पाएंगे, समझ में? तो ऐसी स्थिति में हमको करना क्या चाहिए? तो 35 क्वेश्चन को कैसे सिक्योर करें? ठीक है, जीएस के 3 बैकबोन होते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन। जीएस के लिए जब भी आप हिस्ट्री पढ़िए तो प्री के साथ साथ मेंस के नोट्स को भी रिवाइज करिए। समझ में आ रही बात? प्री के साथ साथ किसको रिवाइज करना है? मेंस। तो ये ध्यान में रखना है कि जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के 3 खंड होते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे जो है कि जैसे एंशिएंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है, तो इसमें भी क्या होता है कि हालांकि सब सेक्शन जो है कि सब बराबर तैयार नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर हमारे पास स्कोप है कि कुछ जगह हम सेलेक्टिव हो सकते हैं हिस्ट्री। जैसे हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता यानी पाषाण काल से लेकर के गुप्तोत्तर काल तक, हर्षवर्धन तक बहुत गहराई से पढ़ना, वहां सेलेक्टिव होने की कोई आवश्यकता नहीं। एंशिएंट है, मिडिवल है और मॉडर्न। एंशिएंट में विशेष करके हमको पाषाण से हर्षवर्धन तक एकदम गहराई में चलना है, प्री मेंस दोनों नोट्स इंक्लूड करके चलना है। यहाँ सेलेक्टिव होना भी नहीं है, यहाँ पर कथन कारण से संबंधित भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर जो है कि मैचिंग वाले क्वेश्चन भी देंगे, बहुत प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। प्री और मेंस दोनों ही नोट्स को साथ में रख करके और इसके साथ घटना चक्र के सारे क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करें, हर्षवर्धन से लेकर के और राजपूताना तक। हर्षवर्धन के बाद और राजपूताना तक कोई भारत में बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं हुआ था, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सिलेक्टिव प्रकृति के। एक तो ये है कि छोटे छोटे राजाओं के दरबारियों की जो रचनाएं, इस काल में आप सिलेक्टिव हो जाएंगे। इस काल में सिलेक्टिव कैसे होंगे? इस हर्षवर्धन से लेकर राजपूताना तक के जितने भी कवि हैं उनकी रचनाओं को एकदम फोकस करो। हर्षवर्धन से लेकर राजपूताना तक जितने भी साहित्यकार हुए, जितने भी कवि हुए, उनकी साहित्य और पुस्तकों का नाम एकदम लिस्ट बना करके याद कर लो। ठीक, किसके दरबार में कौन रहता था, किसने क्या बनाया। दूसरा काम क्या करना है, जितने भी इस काल में स्थापत्य कला हो, ठीक है, जो निर्माण हुआ, समझ में आई बात? जैसे आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में कई बार पूछा हुआ है तिलवाड़ा का मंदिर जो है कि किसने बनवाया। ये सब इसी राजपूताना काल खंड के सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ हमको डिटेल्स नहीं जाना है, यहाँ हमको क्या करना है, ये जो है हर्षवर्धन से राजपूताना काल तक हमको क्या करना है। पहले तो जितनी रचना है, दूसरा जितने दरबारी कवि हैं, किसके दरबार में कौन रहता, तीसरा इस काल में बहुत सारे जो है कि निर्माण की शैलियां भी हैं, क्योंकि दक्षिण भारत के भी काल को इसी में शामिल कर लेना। दक्षिण भारत में जो बाद में आते हैं, ठीक है, राजपूत हुए, पल्लव हुए, ये सब, तो ये जितने भी इस समय जो है कि शैली में जो मंदिर निर्माण की शैलियां हैं, ठीक है ना, उनको, तो ये विशेष करके 3 और अन्य, अगर मान लीजिए कि इस काल में बहुत सारी यूरोपीय यात्री भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कृष्णदेवराय के समय कौन कौन आया था, समझ में आई बात? कौन कौन नगर बसाए गए, तो यात्री जो भी यूरोपीय यात्री आए और जो भी नगर बसाए गए, इसमें इसके अलावा मंदिर भी लिखते हैं, जितने मंदिर निर्माण, और उसके अलावा जो इस्लामिक आक्रमण हुए, क्योंकि 712 में पहली बार जो है कि मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है, उसके बाद से लगातार जो है कि मोहम्मद गोरी आता है, उससे पहले गजनवी आता है, तो इनके आक्रमण युद्धों को भी देख लेना।
विदेशी आक्रमण। आप इस 7 खंड को एक लिस्ट बना के तैयार कर लोगे तो आपका काम खत्म। इससे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनता ही नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक मेंस में है, प्री में भी है। शानदार तरीके से इसको प्री मेंस के साथ पार्ट रिवाइज करिए। घटना चक्र से जितनी बार हो सके इसको सॉल्व करिए। यहाँ से यहाँ तक के लिए आप सेलेक्टिव होकर के इन सारे शीर्षक से आप तैयार कर लीजिए कि आप शीर्षक बना लो कि रचना कौन कौन हुई, क्या क्या हुई, जैसे जैसे हुआ है। पाषाण से हर्षवर्धन तक डिटेल्स जाना है, हर्षवर्धन से राजपूताना तक सेलेक्टिव होना है। उसके बाद से जो है कि मिडिवल हिस्ट्री को सेलेक्टिव करना है। यहाँ पर जो है कि हमको पूरे सेक्शन को 4 खंडों में बांटना है। एक भक्ति काल, दूसरा सूफी, तीसरा विजयनगर और चौथा इस्लामिक राज। भक्ति काल में क्या है कि जितने कवि हुए उन सबको एक से भक्ति काल के जितने कवि हैं उनकी रचनाएं क्या क्या हैं, उनके सिद्धांत क्या क्या हैं, क्या क्या दिए हैं, उसको आप सिलसिलेवार तरीके से कर लीजिए, जो कि आपको प्री मेंस दोनों के नोट्स में, क्लास नोट्स में मिल जाएगा। सूफी में क्या है कि तो सूफियों के जितने सिलसिले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है कि चिश्ती सिलसिला भारत में लोकप्रिय हुआ, तो चिश्ती के जितने संत हैं उसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि चिश्ती से संतों को पूछता है और चिश्ती से जितने संतों की रचनाएं हैं या उनके दर्शन या उनके जो है कि उपदेश जहां जहां, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में भी जो है कि कुछ सूफियों के दर्शन को समाहित किया गया। तो इनमें चिश्ती संप्रदाय जो है इसके जितने संत हुए इसको पढ़ना है, ठीक है ना। और उसके बाद से शेष जो सूफी सिलसिला है उसके संस्थापक पढ़ लेना। इसलिए है जैसे दारा सिको पूछ लेता है, दारा सिको किस सूफी सिलसिले को मानता है, समझ में आई बात। तो वो सब चीजें जो विशेष है उसको विशेष में रख लेना है, बाकी बहुत ज्यादा यहाँ परेशान होने की आवश्यकता। विजयनगर साम्राज्य में भी आप सबको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सिलेक्टिव होना है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में आप देखेंगे कि 4 शासकों ने शासन किया, 4 वंशों ने शासन की, संगम, सालू, तुलु और अरविडी वंश। तो यहाँ पर भी आप सेलेक्टिव होंगे तो क्वेश्चन मिल जाएगा, ऐसा नहीं। जैसे विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेवराय का शासनकाल सबसे चरमोत्कर्ष का काल, तो कृष्णदेवराय के संदर्भ में अक्सर क्वेश्चन आता है। अगर विजयनगर साम्राज्य से आएगा तो कृष्णदेवराय को टच ही करता है, समझ में आ रही बात। तो कृष्णदेवराय के विषय में डिटेल्स पढ़ना है। और बाकी यहाँ पर यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ से प्रशासन से पूछता है, ठीक है ना, कि प्रशासन में स्त्रियों का रोल क्या था, प्रशासन में न्याय व्यवस्था कैसी थी, दीवानी फौजदारी की कैसी थी, ये सब क्वेश्चन आता है ना है। उसके बाद से निर्माण पढ़ना है। निर्माण में जो है कि स्थापत्य, ठीक है ना, स्थापत्य और नगर दोनों, ठीक है। जितने मंदिर बनाए गए, नगर बसाए गए, उसको पढ़ लेना है, ठीक। और तीसरा इसमें जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है रचना और विदेशी यात्री। पूरा मिडवल को हमको 4 खंडों में बांटना है। भक्ति काल में जितने संत हैं उनकी रचना को ध्यान दे लीजिए, ठीक है ना, किसने क्या क्या लिखा, कौन कौन सिद्धांत दिया। उसके बाद से सूफी में चिश्ती के पूरे संतों को ध्यान दीजिए, उनके सिद्धांतों को ध्यान दीजिए। बाकी जितने सिलसिला है उसके सभी शासकों का क्रम से तैयार करें। यहाँ पर कृष्णदेवराय को बहुत डिटेल्स में पढ़ना है, क्योंकि ये कृष्णदेवराय का शासनकाल पूरे विजयनगर का चरमोत्कर्ष काल है। इसके अलावा हम सेलेक्टिव होकर के पढ़ सकते हैं, वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था, स्थापत्य, निर्माण, नगर, रचना और विदेशी यात्री। और उसके अलावा जैसे अर्थ दिग्गज थे, कृष्णदेवराय के दरबार में ही रहते थे, तो दिग्गज 8 तेलुगु कवियों का एक समूह था, उसके विषय में उस कवियों ने क्या क्या रचना किया, क्या क्या नहीं किया, वो सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएगी। अब इस्लामिक राज्य के विषय में क्या क्या करना है, ठीक है। तो एक तो रचना से पूछा, ठीक है, पुस्तक किसने क्या क्या लिखा, स्थापत्य से बनता है, कौन कौन सा मस्जिद बना, कौन कौन सा नगर बना है, समझ। और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो युद्ध हुए, और चौथा इनका प्रशासन थोड़ा सा पढ़ लेना। अब कुछ महत्वपूर्ण शासक को भी पढ़ लेना है। सल्तनत काल में जो है कि सल्तनत काल की नींव जो है कि वास्तव में कुतुबुद्दीन ऐबक रखता है। तो ऐबक के समय क्या क्या निर्माण हुआ, ऐबक को कौन कौन सी उपाधियां दी गई, ठीक है। अब ऐबक के बाद जो है कि इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश क्या क्या करता है, समझ में आई बात। इस प्रकार से आप देखें बलबन के बाद जो है कि जो नए वंश आते हैं उनको तुगलक में जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक के जो नवीन प्रयोग थे उसको ध्यान रखना है। वीडियो में सेलेक्टिव होना है।
हर्षवर्धन से लेकर राजपूताना तक में सिलेक्टिव होना, समझ में आई बात। लेकिन पाषाण से लेकर हर्षवर्धन तक सिलेक्टिव नहीं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में सिलेक्टिव नहीं हो। प्री और मेंस दोनों के नोट्स को साथ में रख के पढ़िए, उससे फायदा क्या होगा कि हिस्ट्री आपका मतलब प्री से पहले ही मेंस के लिए भी तैयार हो जाए। दूसरा खंड है जियोग्राफी। पूरा का पूरा पैटर्न जो है कि एक प्रकार से देखा है तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को ज्यादा उठा रहा है। अब ये बंद कर दिया है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, समझ में, ये सब क्वेश्चन बंद हो चुका है। जियोग्राफी के लिए भी जो प्री और मेंस का क्लास नोट्स है वो एनफ है, और उसके साथ साथ घटना चक्र को 2 से 3 बार कम से कम अच्छे से सॉल्व कर जाए। जीएस में अगर हमको 35 क्वेश्चन करना है तो ये 3 सेक्शन का आधार स्तंभ बहुत ही मजबूत होना चाहिए। इसमें सिलेक्टिव हम हो ही नहीं सकते। जहां जहां इसमें सिलेक्टिव होना है मैं बता दिया कि कहां कहां सिलेक्टिव होना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारा कठिन क्वेश्चन सीजीपीएससी 2012 से पूछता आ रहा है। अब इतना कठिन क्वेश्चन पूछ दिया है कि अब वो क्वेश्चन आपको कठिन लगेगा नहीं, क्योंकि आप मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं। यहाँ भी सिलेक्टिव मत होइए, ठीक है ना। प्री और मेंस के नोट्स को मिला के यहाँ भी कंप्लीट कर लीजिए, दोनों प्लस घटना चक्र को सॉल्व कर। जो 3 सेक्शन हैं, इन तीनों सेक्शन हिस्ट्री, जियोग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन, इन तीनों सेक्शन के लिए क्लास नोट्स प्री प्लस मेंस दोनों प्लस घटना चक्र। जब तक घटना चक्र को जोड़ेंगे नहीं आप अधूरे, समझ में आई बात। क्यों अधूरे हैं? क्योंकि क्वेश्चन पर आपका ओपिनियन क्या बनता है, पढ़े तो हैं लेकिन उस पर ओपिनियन क्या आपका बन रहा है, ये जब प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो क्लियर होता चला जाए। एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी, जो जिसको कहते हैं ना ह्यूमन एरर, उसकी संभावना घट जाएगी, समझ में आ रही बात। तो ये 3 सेक्शन में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस 3 सेक्शन को प्री प्लस मेंस को तैयार करने के साथ साथ घटना चक्र को 4 से 5 बार इसको सॉल्व कर जाइए, अभी पूरा टाइम है, ठीक। सर मैं जो पहलू दूंगा वो करंट को दूंगा। करंट इस बार इतना महत्वपूर्ण है, पिछली बार के भी पीएससी प्री में 21 क्वेश्चन करंट से आया है, 100 क्वेश्चन में 21 क्वेश्चन करंट से रहा। तो इस बार भी करंट 20 से 25 क्वेश्चन कम से कम रहे, और मैं कहा हूं 35 क्वेश्चन, तो आप बड़े आराम से आप निकाल ले जाओ। बस करंट ढंग का तैयार हो और ये तीनों सेक्शन तैयार हो तो आप 35 से ऊपर चले जाओ। और इन सारे सेक्शनों को आपको, क्योंकि ये सारे सेक्शन बहुत बड़े भी नहीं हैं और बहुत ज्यादा, आपको इसको जनरलाइज अगर स्टडी कर लेंगे तो यहाँ से भी आप 5-7 क्वेश्चन पा जाएंगे। तो इन सब सेक्शनों से एक तो ज्यादातर, जैसे साइंस है, अभी करंट में बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी, जैसे चंद्रयान हुआ है, बस क्वेश्चन देगा ही देगा, उसका बेसिक चीजें साइंस से जोड़ के भी साइंस वाले सेक्शन में डाल देंगे। तो आप पाएंगे जैसे इकोनॉमिक्स में ज्यादातर करंट से क्वेश्चन जोड़ के पूछता है, जैसे ये एनवायरमेंट है ज्यादातर करंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, समझ में आ रही बात। तो करंट का रोल इन शेष सेक्शनों को भी आपका काम कम कर देगा। और आर्ट एंड कल्चर कोई बहुत बड़ा सेक्शन है ना, ये आप एक हफ्ते में या 4-5 दिन में इसको ढंग से पढ़ लें। तो ऐसे अगर आप तैयारी करते हैं तो 75 पेजेस के बुकलेट में आप कंफर्ट फील करेंगे, और 35 क्वेश्चन में मिनिमम टारगेट दिया, ठीक है, आप बड़े आसानी से अचीव कर ले जाएंगे। तो ये जीएस का हमारा टारगेट और जीएस की स्ट्रेटजी कैसी होगी सबको समझ में आए। अब छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ कि इसकी स्ट्रेटजी कैसे बनानी। तो इसकी स्ट्रेटजी 3 खंड में इसको बांटना है। एक खंड बनाना है इकोनॉमिक सर्वे का। इकोनॉमिक सर्वे को बहुत अच्छे से करना है क्योंकि उसमें आंकड़ा ज्यादा होते हैं। दूसरा जो खंड है वो है पंचायती राज और प्रशासन। तो पंचायती राज से भी काफी लेंदी टाइप के क्वेश्चन देता है। यहाँ के क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होते हैं, जटिल प्रकृति के सेट किए जाते हैं, कई सारे जो है कि स्टेटमेंट दिए जाते हैं, और उसके बाद उसमें से सही गलत इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन लाइनर वाले क्वेश्चन बड़े कम रहते हैं, ठीक, क्योंकि जहाँ इस 2 खंड की मात्रा बढ़ती है वहाँ उस साल पेपर टफ, और जिस साल कम होता है उस साल पेपर आसान माना जाता है, ठीक। उसके बाद से जो है कि जनजातीय खंड है। तो जनजातीय खंड में पूरी तरीके से ये सब फैक्चुअल खंड है। इसमें क्या होता है कि कई बार जो है कि कुछ जनजाति का जो विशिष्ट चीज होता है उसको उठा के पूछ देता है, या जो चर्चा में इस साल पूरे 1 साल के दौरान जो चर्चा में आया हुआ विषय वो जरूर पूछ देता है। और फिर उसके बाद से आप जियोग्राफी के
के लिए आपको करना क्या है, थोड़ा सा एलन वर्मा को भी साथ में रख के पढ़ना है। कई बार देखा गया अभी तक 2-3 साल में एलन वर्मा की किताब की लाइन से उठा रहा है क्वेश्चन, वो हिंदी ग्रंथ अकादमी का फोटो कॉपी मिल जाता है। विशेष करके एलन वर्मा से कहां तक पढ़ना है मैं ये भी बता दे रहा हूं कि जो फिजिकल पार्ट है उस फिजिकल पार्ट को, हालांकि जो फैक्चुअल पार्ट होता है तो इकोनॉमिक सर्वे से भी जोड़ लेंगे, उद्योग हुआ, खनिज हुआ, वन हुआ, वो सब इकोनॉमिक सर्वे और ये चीजें मिलकर के अपडेट हो जाता है। और उसके बाद से हिस्ट्री आपको करना है। हिस्ट्री में क्या है कि आपको डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री में कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है जो बहुत गहराई और बहुत अंदर से उठा के देता है। तो जो विस्तार से पढ़ा है उसको दिक्कत नहीं होता है, जो कि जब तक आप उसको विस्तार से पूरी तरीके से पढ़ेंगे नहीं तब तक जो है कि आप उसका आंसरिंग नहीं कर पाए। छत्तीसगढ़ में भी हमारा टारगेट रहेगा कि 35 क्वेश्चन निकालना है, कम से कम। अधिक से अधिक आप जितना चले जाइए अच्छी बात, लेकिन एटलीस्ट अगर इस पैटर्न पे आप तैयारी कर रहे हैं और इसके भी जितने पास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं उसको आप बार बार आप सॉल्व कर लो, इस तरीके की पढ़ाई कर लो, प्लस बार बार सॉल्व कर लीजिए बहुत आसानी से। इसमें जरूरी नहीं कि आप साल भर डूबे रहो, नहीं, आप 2 से 3 महीना पढ़ के आप छत्तीसगढ़ में 35 क्वेश्चन निकाल सकते। समझ में आई बात? क्योंकि छत्तीसगढ़ साल भर पढ़िए या 3 महीना ढंग से पढ़िए, क्वेश्चन लगभग बराबर होते, बहुत वेरिएशन नहीं हो। समझ में आई बात? तो हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि चाहे कितना भी कठिन क्वेश्चन आए, 35 क्वेश्चन हम यहाँ से भी बना लेंगे, 35 क्वेश्चन यहाँ से भी, तो दोनों मिला के हमारा 70 क्वेश्चन हो जाएगा। ये स्ट्रेटजी है, इसी पैटर्न को फॉलो अप करिए, प्री में आराम से पेपर निकल जाएगा।